नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की शक्तियों को लेकर के एक इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है जिसको राज्यों की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है ये किस विषय में दिया गया है, यहाँ पर बैकग्राउंड क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो इन तमाम चीजों को यहाँ पर हम जो है समझने वाले हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए कि वीडियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम जो है बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो खबर पर बात करेंगे कि खबर क्या है। खबर के बाद हम मामले के बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझेंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है वो डिसीजन किस बैकग्राउंड में आया है, किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर भी बात करेंगे। ये जो डिसीजन है इस डिसीजन के क्या निहितार्थ हो सकते हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, उनको भी देखेंगे। और अंत में एक प्रश्न पर भी बात होगी। प्रश्न जो है वो आपका इन्हीं तमाम विषयों पर आधारित है। तो अगर आप इन तमाम टॉपिक्स को ध्यान से सुनेंगे तो इस सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो वो पॉइंट आपको पता लग सके। चलिए अब वीडियो की जो पूरा टॉपिक है ये आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है। आप इसको निर्णय और मामले, इसके अलावा आप इसको जीएस पेपर 3 से भी जोड़ करके देख सकते हैं। वहां पर आपको बेसिकली आपका खनन का भी एक सेगमेंट मिल जाएगा, वहां पर आपको माइनिंग का भी एक सेगमेंट जो है देखने को मिल जाएगा। तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों से ये टॉपिक हमारा जुड़ता है। चलिए सबसे पहले खबर पे बातचीत की जाए कि खबर क्या है। तो खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन दिया है राज्यों के पक्ष में। निर्णय में क्या कहा गया है? निर्णय में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आए हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि रॉयल्टी का अर्थ जो है वो कर नहीं होता है, यानी कि रॉयल्टी आपका टैक्स के बराबर नहीं होती है। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दूसरा डिसीजन ये है कि राज्यों को खनन भूमि पर कर अधिरोपित करने का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। तो अब ये दो इंपॉर्टेंट डिसीजन, ये दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में दिए हैं। लेकिन ऐसे तो ये समझ में आएंगे नहीं। यहां पर ही बोल दिया जाए कि जो रॉयल्टी है वो टैक्स के बराबर नहीं है तो आप नहीं समझ पाएंगे। आपको सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि आखिर इस खबर का मतलब क्या है, इस लाइन का, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो इसके मतलब को समझने के लिए सबसे पहले हम इस मामले के बैकग्राउंड पर बात करते हैं और उसमें भी आपको रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी क्या होती है, ये सबसे पहले समझना होगा। तो रॉयल्टी की अगर आप बात करें, आप कह सकते हैं रॉयल्टी बेसिकली किसी उत्पाद के उपयोग के एवज में दिए जाने वाला शुल्क होता है। एग्जाम्पल के लिए दो साथी हैं, दो दोस्त हैं ए और एक व्यक्ति है बी। अब एक व्यक्ति के पास मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, कोई उत्पाद है जो उसका है, ठीक है, उसकी ओनरशिप उस पर मौजूद है। और बी व्यक्ति जो व्यक्ति बी है, जो उसका दोस्त है, वो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहता है। तो अब यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन होगी। यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि व्यक्ति ए के पास प्रोडक्ट है और व्यक्ति बी उसका इस्तेमाल करना चाहता है। तो व्यक्ति ए क्या करेगा कि इसको जो है ये पूरा प्रोडक्ट लीज पर दे देगा और इस लीज के बदले व्यक्ति बी क्या करेगा? एक निश्चित अमाउंट देगा, एक धनराशि इसको प्रदान करेगा। और इसी धनराशि को क्या कहा जाता है? इसी अमाउंट को कहा जाता है आपका रॉयल्टी। तो ये बेसिकली यहां पर हमने रॉयल्टी को समझ लिया। रॉयल्टी आप क्या कहते हैं? किसी उत्पाद को उपयोग करने के बदले दी जाने वाली फीस होती है। तो सबसे पहले हमने रॉयल्टी को समझा। अब यहां पर इस पूरे मामले में जो कानून सबसे इंपॉर्टेंट है उस कानून का नाम है खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957। तो 1957 का ये कानून है और इस कानून को भारत सरकार ने मुख्य तौर पर भारत में माइनिंग एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए पेश किया था। अब इस कानून की धारा 9 को अगर आप पढ़ेंगे तो धारा 9 ये कहती है कि खनन गतिविधियों का संचालन करने के लिए लीज प्राप्त करने वाले लोगों के लिए अनिवार्य है कि वो खनिज के संबंध में रॉयल्टी का भुगतान करें। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति खनन, जो भूमि है, जो आपका माइनिंग लैंड है, अगर उसको लीज पर लेता है तो उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वो लीज देने वाली एंटिटी को एक रॉयल्टी का भुगतान करे, एक निश्चित अमाउंट का भुगतान करे। और ये किया किसको जाता है? उस निगम को या उस व्यक्ति को जिसने माइनिंग जो खान है उसको लीज पर प्रदान करी है। अब यहां पर सवाल ये उठता है, इसी धारा से सवाल पैदा होता है कि यदि जो भूमि है, जो आपका लैंड है जहां पर माइनिंग हो रही है, अगर वो लैंड आपका राज्य सरकार द्वारा दी जा रही हो, तो अगर उस लैंड को राज्य सरकार ने लीज पर दिया हो तो ये जो रॉयल्टी है, क्या ये जो रॉयल्टी प्राप्त होगी राज्य सरकार को प्राप्त होगी? और क्या इस रॉयल्टी को कर कहा जा सकता है? क्या इस रॉयल्टी को टैक्स कहा जा सकता है?
यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे पहले पहुंचा था। और ये सवाल अभी नहीं पहुंचा था, ये सवाल सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने 1980s में पहुंचा था। जिस विवाद में सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा था, उस विवाद का नाम था इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य विवाद 1989। अब ये जो विवाद था, इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की थी कि क्या रॉयल्टी को टैक्स कहा जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सबसे पहले मामले को अगर आप समझें तो एक तमिलनाडु की कंपनी थी, उस तमिलनाडु की कंपनी की ओर से तमिलनाडु की सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर की गई और तमिलनाडु की सरकार ने एक कानून लेकर के आई थी, तमिलनाडु की सरकार, जिस कानून में बेसिकली रॉयल्टी सहित भूमि राजस्व पर सामान्य रूप से कर योग्य राशि के अतिरिक्त उपकर लगाने की बात यहां पर की गई थी। उपकर को आप इंग्लिश में कहते हैं सेस। सेस लगाने की बात यहां पर तमिलनाडु सरकार की ओर से की गई थी, यानी कि तमिलनाडु सरकार रॉयल्टी भी चाह रही थी और तमिलनाडु की सरकार सेस भी चाह रही थी। तो उस कंपनी ने क्या किया, उस कंपनी ने एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट के सामने और उस याचिका में कहा गया कि तमिलनाडु की सरकार के पास रॉयल्टी प्राप्त करने का अधिकार तो है, लेकिन तमिलनाडु की सरकार के पास सेस प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने इस कंपनी के पक्ष में डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि राज्यों को केवल रॉयल्टी प्राप्त करने का अधिकार है, राज्यों को केवल रॉयल्टी वसूलने का अधिकार है और खनन गतिविधियों पर राज्य जो है कर नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये भी कहा कि रॉयल्टी और कर जो है वो एक समान होते हैं, दोनों एक ही चीज है जब आप माइनिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या इक्वेशन दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा रॉयल्टी इज इक्वल टू टैक्स, और क्योंकि रॉयल्टी पर अगर कर और क्योंकि रॉयल्टी जो है वो कर के बराबर है और कर पर सेस लगाने का जो अधिकार है वो राज्य विधानमंडल को नहीं होता है, वो राज्य सरकार नहीं लगा सकती है, इसी वजह से तमिलनाडु ने जो सेस लगाया था उस सेस को खारिज कर दिया गया। फिर उसके बाद यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जो यहां पे समझनी है वो ये इक्वेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1989 के डिसीजन में क्या कहा कि रॉयल्टी जो है वो टैक्स के बराबर होती है, रॉयल्टी और टैक्स एक ही बात है। अब इसके बाद रिसेंट मामले की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया डिसीजन में क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो हालिया डिसीजन है ये 9 जजों की बेंच की ओर से दिया गया है। इसमें भी जो डिसीजन आया है वो 8:1 के मेजॉरिटी से डिसीजन आया है, यानी कि 8 जज जो है वो मेजॉरिटी जजमेंट में थे और एक जज आपका माइनॉरिटी जजमेंट में थे। तो अब हुआ क्या है, डिसीजन क्या आया है मेजॉरिटी जजमेंट की अगर आप बात करें तो मेजॉरिटी जजमेंट में ये कहा गया कि रॉयल्टी जो है वो कर के बराबर नहीं होती है, रॉयल्टी जो है वो कर नहीं होती है। जबकि जो 1989 वाला डिसीजन था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रॉयल्टी कर के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2024 के डिसीजन में, जो कि 9 जजों की बेंच की ओर से आया था, 1989 के डिसीजन को खारिज कर दिया है, उसको पलट दिया है। क्या कहा है अब सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रॉयल्टी और कर एक ही चीज नहीं है, क्योंकि रॉयल्टी और कर के बीच में एक वैचारिक अंतर मौजूद है, एक जो है फंडामेंटल डिफरेंस मौजूद है। अब क्या क्या डिफरेंस मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ने इस डिफरेंस को भी डिफाइन करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि क्या क्या डिफरेंस है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो रॉयल्टी है ये आपका खनन पट्टाधारक और पट्टादाता, यानी खनन पट्टाधारक यानी वो व्यक्ति जो लीज पर लेता है और पट्टादाता यानी कि वो व्यक्ति जो कि लीज पर देता है, इन दोनों के बीच में एक स्पेसिफिक अग्रीमेंट के माध्यम से रॉयल्टी दी जाती है, यानी कि यहां पर एक अग्रीमेंट इन्वॉल्व होता है। और जब अग्रीमेंट की बात आती है तो इस अग्रीमेंट में 2 प्राइवेट पार्टी भी शामिल हो सकती हैं। हमने पहले एग्जाम्पल में भी देखा था कि 2 दोस्त हैं, एक के पास सामान है, दूसरा उसको लेना चाहता है, तो वो पैसे देगा, उसको रॉयल्टी देगा और उस रॉयल्टी के बदले में उसको उस सामान का इस्तेमाल कर पाएगा, उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर पाएगा। तो यहाँ पर 2 प्राइवेट पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। लेकिन जो आपका कर होता है उसमें एक ही प्राइवेट पार्टी इन्वॉल्व होती है और जो दूसरी पार्टी होती है वो सरकार होती है। तो कर कौन लगाता है, कर सरकार लगाती है। जबकि रॉयल्टी क्या है, 2 प्राइवेट पार्टीज के बीच में भी अग्रीमेंट हो सकता है रॉयल्टी को लेकर के। तो यही फंडामेंटल डिफरेंस सुप्रीम कोर्ट की ओर से रेखांकित किया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि सरकार जो कर लगाती है उस कर का प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना है, उसका उद्देश्य जो है वो पब्लिक वेलफेयर सुनिश्चित करना है, लोगों के लिए काम करना है। जबकि जो रॉयल्टी लगाई जाती है, जो रॉयल्टी मिलती है, वो रॉयल्टी केवल संसाधन के इस्तेमाल की एवज में भुगतान होता है। अब वो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को रॉयल्टी प्राप्त हुई है, वो व्यक्ति रॉयल्टी को कैसे इस्तेमाल करता है, अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, वो किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है।
लेकिन कर के साथ क्या होता है, कर के लिए सरकार की अनिवार्यता है कि सरकार बेसिकली अपने निजी फायदे के लिए कर का इस्तेमाल नहीं करती है, सरकार कर का इस्तेमाल करती है लोगों के कल्याण के लिए। तो ये कुछ फंडामेंटल डिफरेंस सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाईलाइट किए गए हैं। तो एक तो ये पहलू है इस पूरे डिसीजन का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रॉयल्टी जो है कर के बराबर नहीं होती है, क्योंकि दोनों में आपको कुछ फंडामेंटल डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। अब इसी डिसीजन का एक और पहलू है, जिस पहलू में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल था कि क्या जो राज्यों के पास खनिज विकास गतिविधियां हैं, क्या राज्य जो है खनिज विकास गतिविधियों पर कर लगाएंगे या फिर ये कर केंद्र सरकार लगाएगी। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा था, और ये मामला मुख्य तौर पर सामने आया था भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की वजह से। तो जो 7th शेड्यूल है वो बेसिकली आपका 3 लिस्ट की बात करती है, जिसमें से एक लिस्ट है आपका यूनियन लिस्ट, एक है आपका स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। तो अब ये जो पूरा विवाद है, 2nd नंबर वाला विवाद, ये विवाद इसी वजह से पैदा होता है क्योंकि माइनिंग एक्टिविटीज के कुछ जो टॉपिक्स हैं वो आपका सेंटर की लिस्ट में है, कुछ टॉपिक आपका स्टेट की लिस्ट में है। तो यहां पर विवाद पैदा होता है। अब इसी विवाद को सुलझाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि राज्यों को, अगर आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची 7 को, तो उसमें आपको भूमि का जो टॉपिक है, लैंड का जो टॉपिक है, वो टॉपिक आपको राज्यों की सूची में मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर राज्यों को भूमि पर कर लगाने का अधिकार है, तो खनन भी तो एक भूमि है। तो खान जो होती है, जो आपका जो माइन है आपकी, वो भी तो एक भूमि ही है। तो उस पर कर लगाने का अधिकार किसको होना चाहिए? उस पर कर लगाने का अधिकार भी आपका राज्यों को होना चाहिए, क्योंकि खान भी आपका भूमि की डेफिनेशन में ही शामिल होती है। तो इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में दो मुख्य पॉइंट दिए हैं। क्या क्या मुख्य पॉइंट है उनको अगर आप नोट करें, एक मुख्य पॉइंट है आपका कि सबसे पहले रॉयल्टी जो है वो टैक्स के बराबर नहीं होती है, और टैक्स लगाने का जो अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को है। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पर इस पूरे डिसीजन में निष्कर्ष के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। अब ये जो पूरा डिसीजन आया है, इस डिसीजन के इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं उसकी अगर आप बात करें, तो इस निर्णय के साथ एक और मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हो गया है, और अब सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक पीठ है उस मामले की सुनवाई कर रही है। और वो मामला इस बात को लेकर के है कि क्या राज्य सरकारें, क्योंकि राज्य सरकारों को अब ये अधिकार तो मिल गया है कि वो माइनिंग एक्टिविटीज पर टैक्स लगा सकती हैं, लेकिन अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो टैक्स लगाया जाएगा, ये टैक्स रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा या फिर आपका प्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू होगा। ये कर जो है आपका पूर्व प्रभावी तरीके से लागू होगा, यानी कि पिछली डेट से लागू होगा। जैसे पूर्व प्रभावी होने का मतलब ये होता है कि अगर सरकार कोई नियम अभी बनाती है, मान लीजिए 2024 में सरकार कोई नियम बनाती है, या एग्जाम्पल लेकर के देखिए कि सरकार अब ये नियम लेकर के आती है कि अब से भारत में 2024 अब से जो है भारत में जो है आपका लिखने पर टैक्स लगेगा, टैक्स ऑन राइटिंग। ये क्या हो गया, 2024 में इस नियम को लाया गया, लेकिन सरकार कहती है कि हम इस नियम को 2024 से ही लागू नहीं करेंगे, हम इस नियम को रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू करेंगे, यानी कि इस नियम को 2014 के बाद से लागू किया जाएगा। तो अब से भारत में 2014 के बाद से जितने भी लोगों ने लिखा है, जितने भी लोगों ने हाथ लिखने के लिए हाथ का इस्तेमाल किया है, उन पर टैक्स लगेगा। तो इस पूरे सिस्टम को आप क्या कहेंगे? ये आप कहेंगे कि यहां पर जो टैक्स लग रहा है ये आपका रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लग रहा है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन कहा जाता है इसको, और भारतीय कानूनों में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को अलाउड किया गया है। तो अगर सरकार रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से टैक्स लागू करती है तो इसकी वजह से बेसिकली सरकारों को तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि सरकारों को पिछले अमाउंट, जो पूरा बकाया अमाउंट है जो पहले से सरकारों को नहीं मिला है, वो अमाउंट वापस मिल जाएगा। लेकिन जो माइनिंग कंपनियां हैं, उन कंपनियों को इस पूरे नियम की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ये ओवरऑल मामला हुआ जिस मामले पर हमने बात की। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन देता है। क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राज्य इसको पूर्व प्रभावी तरीके से लागू कर सकते हैं? अगर किया जाता है तो माइनिंग कंपनियों के लिए एक बड़ा खतरा यहाँ पर पैदा हो सकता है, और राज्य सरकारों के लिए यहाँ पर बहुत फायदेमंद सौदा ये देखने को मिल सकता है। अब अंत में इस पूरे टॉपिक से जुड़े एक सवाल की भी बात कर ली जाए कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विषय पूर्व प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपराधिक सजा, ऑप्शन बी कर कानून, ऑप्शन सी सिविल सजा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने साथियों के साथ वीडियो को साझा कीजिए, ताकि आपके और भी दोस्त और भी साथी हमारी इस पूरी वीडियो से जुड़ सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।